गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, साधी पीएससी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी प्रतिभागियों का बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पर आप स्क्रीन में देख सकते हैं छत्तीसगढ़ का संपूर्ण इतिहास। ठीक है, छत्तीसगढ़ का जो संपूर्ण इतिहास है उससे रिलेटेड हमारी एकेडमी आप सभी बच्चों के लिए ई बुक लेकर आई हुई है। इसकी खासियत ये है कि ये जो ई बुक है इसमें छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास, छत्तीसगढ़ का मध्यकालीन इतिहास और छत्तीसगढ़ का मॉडर्न इतिहास से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये जो प्रश्न है वर्तमान एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। आप जानते हैं कि व्यापम में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्रम के अनुसार सजाइए, सुमेलित है, सुमेलित नहीं है, साथ ही साथ सही जोड़ी मिलाइए, कथन और कारण वाले प्रश्न। ठीक है, कथन कारण वाले प्रश्न आप जानते हो ए और आर सही हैं, क्या आर ए की सही व्याख्या कर रहे हैं, इस प्रकार के प्रश्न या तो ऐसे कथन में दिया जाएगा। ठीक है, क्या ये सही है, ये सही है, फिर नीचे लिखा रहता है कूट। उस प्रकार के सभी प्रश्नों का समावेश ये हमारे ई बुक में किया गया है। ठीक है, मैं बार बार बता रही हूँ कि इस प्रकार के क्वेश्चन का जो समावेश है हमारे ई बुक में किया गया है, तो बिल्कुल आप देर नहीं कीजिएगा। ये जो इसकी प्राइस रखी गई है, यहाँ पे आपको ई बुक की प्राइस दिखाई दे रही है, वो कितने की है, ओनली 49 रुपीज़। ठीक है, कितने की है, ओनली 49 रुपीज़ की है। तो आपको देर नहीं करनी है, जल्दी से जल्दी आपको अपना फोन उठाना है ना। साधी पीएससी एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन है वो डाउनलोड करना है और कंटेंट सेक्शन में जाएंगे तो आपको ई बुक दिखेगा, इस ई बुक को आपको परचेस कर लेना है। देखिए साथियों, ये जो 50 रुपए है वो आप ऐसे ही खा पी के वेस्ट कर देते हैं, तो वेस्ट करने के बजाय आप इस ई बुक को खरीद लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आगे। अब आगे चलने से पहले मैं आप सभी बच्चों को कुछ जरूरी इन्फॉर्मेशन बताना चाहूँगी। यहाँ पे चल रहा है हमारे साधी पीएससी एकेडमी में सीजीपीएससी तिहार। इस सीजीपीएससी तिहार की खासियत ये है कि आपको यहाँ पर प्रीलिम्स प्लस मेंस का कोर्स बहुत ही न्यूनतम प्राइस पर दिया जा रहा है। ठीक है, तो इस न्यूनतम प्राइस का फ़ायदा आप ज़रूर उठाएं, क्योंकि मेंस पढ़ने का मौका हर किसी को नहीं मिलता, आपको मिल रहा है तो बिल्कुल देर ना करें, जल्दी से जल्दी हमसे जुड़कर मेंस की तैयारी आप ज़रूर करें। और साथ ही साथ आज का मेरा टॉपिक होगा इतिहास। तो मैं आप लोग को पढ़ाने वाली हूँ भारत का इतिहास। तो भारत के इतिहास में मैं आप लोग को पढ़ाऊँगी प्राचीन और मध्यकालीन, प्राचीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत का इतिहास, और मॉडर्न इंडिया पढ़ाएंगे आपको तुलेश सर, है ना। तो मैं आप लोग को पढ़ाने वाली हूँ प्राचीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत का इतिहास, बाकी मॉडर्न इंडिया आपको पढ़ाएंगे तुलेश सर जी। ठीक, तो चलिए हम अपने सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे सिलेबस में कौन कौन सा टॉपिक है। लेकिन आज का मेरा टॉपिक रहेगा वैदिक सभ्यता। ठीक, चलिए तो कौन कौन सा टॉपिक दिया गया है हमारे सिलेबस में, आइए देखते हैं। तो हमको दिया गया है प्रागैतिहासिक काल, सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मगध साम्राज्य का उदय, मौर्य राजनय तथा अर्थव्यवस्था, शुंग, सातवाहन काल, गुप्त साम्राज्य, गुप्त वाकाटक काल में कला, ठीक है, स्थापत्य, साहित्य, विज्ञान का विकास, दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश, मध्यकालीन भारत का इतिहास, सल्तनत एवं मुगल काल। ये सारे जो टॉपिक होंगे वो प्राचीन और मध्यकालीन भारतीय इतिहास के होंगे। साथ ही साथ भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन, क्षेत्रीय भाषाओं में साहित्य का विकास, मराठों का अभ्युदय। तो ये सारे जो टॉपिक होंगे हमारे प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत इतिहास के, ये क्या होंगे, टॉपिक हैं, जिसको आप लोग को समझ लेना है कि हमारा जो पेपर 3 है, ठीक है, पेपर 3 का ये क्या है, पार्ट 1 है, समझना है आप लोग को। यहां पर लिख देते हैं हम पेपर 3 का भाग 1 है। ठीक है, यहां से 75 नंबर का पूछा जाता है टोटल। ठीक है, इतिहास सेगमेंट से कितने नंबर का पूछा जाता है, टोटल 75 नंबर का पूछा जाएगा। आप सभी बच्चों को ध्यान देना है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा वैदिक सभ्यता। तो सभी बच्चे एक बार जो हमारे सिलेबस के टॉपिक हैं उसको जरूर लिख के रखिएगा, क्योंकि जब तक आपको टॉपिक
क्लियर नहीं होंगे, है ना, तब तक आप एग्जाम क्रैक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सीजीपीएससी मेंस जो होता है आपको टॉपिक टू टॉपिक तैयारी करनी पड़ती है। तो सीजीपीएससी मेंस की यही खासियत होती है कि इसमें हमें टॉपिक दिया रहता है और हम उस टॉपिक की तैयारी करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे कि 30 शब्द में सॉल्व करेंगे, 60 में सॉल्व करेंगे, 125 में सॉल्व करेंगे, 100 में सॉल्व करेंगे। तो ये इसकी क्या होती है, खासियत होती है, जिसको आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलेंगे हमारे टॉपिक के ऊपर। तो आज का हमारा टॉपिक होगा वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता को हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। ध्यान दीजिएगा साथियों कि वैदिक सभ्यता को हम कैसे पढ़ेंगे, कितने भागों में पढ़ेंगे, ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगी। और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था वैदिक सभ्यता से, उसकी जानकारी भी मैं आप लोग को देने वाली हूँ। तो हेडिंग डालिएगा वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता से मेंस में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको मैं लास्ट में डिस्कस करूंगी। वैदिक सभ्यता नोट करके रखेंगे। वैदिक सभ्यता को हम 2 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। वैदिक सभ्यता को हम 2 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। एक है हमारा ऋग्वैदिक काल और दूसरा है हमारा उत्तर वैदिक काल। ध्यान से लिखिएगा, ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल, दूसरा है हमारा उत्तर वैदिक काल। ठीक है, ध्यान से नोट करते हुए चलिएगा। वो कभी कभी हैंड राइटिंग यहाँ पर ओवरलैप हो जाती है। ठीक है, चलिए तो आगे मैं आप लोग को बताती हूँ कि ये जो ऋग्वैदिक काल है इसकी जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है, ऋग्वेद से मिलती है। अगर हम उत्तर वैदिक काल की जानकारी की बात करें तो यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद से मिलती है, अथर्ववेद से मिलती है। तो सबसे पहले साथियों आपको ध्यान देना है वैदिक सभ्यता। ठीक है, क्या ध्यान देंगे, वैदिक सभ्यता के बारे में। अगर हम इसके टोटल टाइम पीरियड की बात करें तो 1500 से 600 ईसा पूर्व इस सभ्यता का टाइम पीरियड है। ठीक है, इस सभ्यता का टाइम पीरियड है। अगर हम ऋग्वैदिक काल के टाइम पीरियड की बात करें तो 1500 से 1000 BC, या इसी को आप ईसा पूर्व बोल सकते हो, बिफोर क्राइस्ट। अगर हम इसके टाइम पीरियड की बात करें तो 1000 से 600 BC इसका क्या होगा, टाइम पीरियड होगा। 1500 से 1000 BC और 1000 से 600 BC इसका क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग वैदिक सभ्यता में किसके बारे में पढ़ते हैं, ऋग्वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है साथियों, सभी बच्चे ध्यान से सुनिएगा कि सबसे पहले हम लोग वैदिक सभ्यता में पढ़ते हैं ऋग्वैदिक काल के बारे में। ऋग्वैदिक काल में हम पूरी तरीके से आर्यों के जनजीवन के बारे में पढ़ेंगे कि सबसे पहले आर्य कहाँ से आए थे। ठीक है, आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है, और आर्य भारत आए और सबसे पहले कौन से क्षेत्र में इनका निवास स्थान था और उस क्षेत्र को क्या कहा जाता था, है ना, कौन कौन से क्षेत्र में था। ठीक है, इनकी दिनचर्या कैसे होती थी, इनका आर्थिक जीवन कैसे था, राजनीतिक जीवन क्या था, इनका धार्मिक जीवन क्या था। ठीक है, तो वो सारी चीज़ों के बारे में मैं धीरे धीरे बताऊंगी। फिर जब हम ऋग्वेद को पढ़ लेंगे, फिर जब हम उत्तर वैदिक काल की तरफ जाएंगे तो क्या क्या परिवर्तन आते हैं उसके बारे में भी मैं डिस्कस करूंगी, क्योंकि ऋग्वैदिक काल का जो आर्यों का जीवन होता है और उत्तर वैदिक काल में जो आर्यों का जीवन होता है, दोनों में काफ़ी अंतर होता है। तो उस अंतर को हम लोग समझते हुए चलेंगे। ठीक है, मैं एक बार आप लोग को समझा दूंगी तो आप बड़े आसानी से मेंस में सारे टॉपिक को लिख पाएंगे। जैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको आप बिल्कुल लिख पाएंगे, इसलिए आप लोग समझते हुए चलिएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा,
ऋग वैदिक काल को हम पूर्व वैदिक काल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्व वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल। ठीक है, तो ऋग्वैदिक काल की जो जानकारी है हमें ऋग्वेद से मिलती है। ध्यान से सुनिएगा, कहाँ से मिलती है? ऋग्वेद से। और उत्तर वैदिक काल की जानकारी हमें यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद से मिलती है। अब सबसे पहले हमको डिस्कस करना है ऋग्वेद के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आर्य कौन थे उसके बारे में आप लोग को बताते हुए चलती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आर्य कौन थे। ठीक, चलिए यहां पर देखिएगा, आपको दिखाई दे रहा होगा यूरोप। ध्यान से सुनिएगा, आपको दिखाई दे रहा होगा यूरोप, और यूरोप के इधर पूर्व साइड आते जाएंगे, यूरोप के इधर आते जाएंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा एशिया महाद्वीप। ठीक है, ये कौन सा महाद्वीप है जी? यूरोप महाद्वीप। और यूरोप के पूर्वी साइड अब आते जाएंगे तो आपको दिखेगा एशिया। ठीक है, यूरोप और एशिया का बीच का क्षेत्र कहलाता है मध्य एशिया। इसको मैं लिख के भी बता दूंगी आपको। ये जो हमारा यूरोप महाद्वीप है, ये जो है हमारा एशिया महाद्वीप, ये दोनों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है? मध्य एशिया। ये आपको इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि आल्प्स पर्वत का पूर्वी भाग कहलाता है मध्य एशिया, और यहीं से आर्य आए थे भाई हमारे। ठीक है, और सबसे पहले कहाँ बसे थे? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पंजाब और हरियाणा वाले क्षेत्रों में आर्यों का प्रारंभिक निवास स्थान था। तो इसके बारे में मैं सबसे पहले आप लोग को बता देती हूँ। तो हेडिंग डालेंगे आप सभी बच्चे, आर्यों का प्रारंभिक निवास स्थान। आर्यों का प्रारंभिक सबसे पहले हेडिंग डाल के रखेंगे, आर्यों का प्रारंभिक निवास स्थान। तो सबसे पहले हम लोग डायग्राम बनाते हैं। ये है हमारा यूरोप महाद्वीप। मान लो यहाँ पे क्या है? यूरोप है। ठीक है, तो यूरोप में स्थित है आल्प्स पर्वत। ये जो पर्वत है ये कौन सा पर्वत है? आल्प्स पर्वत। आल्प्स पर्वत, आल्प्स पर्वत का पूर्वी भाग है मध्य एशिया। मध्य एशिया। अगर मैं इसके आगे की बात करूं तो इधर कौन सा महाद्वीप स्थित है? एशिया। और इसी मध्य एशिया से चलकर ये जो हमारा भारत है, ठीक है, ये जो हमारा भारत है, भारत के इस वाले क्षेत्र पर प्रारंभिक आर्यों का निवास स्थान होगा। ठीक है, भारत के इस वाले क्षेत्रों पर प्रारंभिक आर्यों का निवास स्थान होगा। तो इसको आप लोग लिख सकते हो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पंजाब और हरियाणा। ठीक है, ये मिट जाता है जी बार बार। ठीक है, या ओवरलैप हो जाता है कभी कभी, तो दिक्कत नहीं करेंगे, मैं आप लोग को समझाते हुए चल रही हूँ। तो आर्यों के अगर मैं प्रारंभिक निवास स्थान की बात करूं, ठीक है, तो यूरोप और एशिया, यूरोप और एशिया का बीच का क्षेत्र होता है हमारा मध्य एशिया। तो मध्य एशिया से आर्य आए थे। आल्प्स पर्वत का पूर्वी भाग क्या कहलाता है? मध्य एशिया कहलाता है। और इसी मध्य एशिया से चल के आर्य आए थे हमारे पश्चिमोत्तर भारत वाले क्षेत्र पर। और ये जो था पश्चिमोत्तर भारत वाला क्षेत्र, ये आर्यों का प्रारंभिक निवास स्थान था। ठीक है, तो कभी भी आपको पूछेगा कि सप्त सैंधव प्रदेश को समझाइए, ठीक है, या आर्यों के प्रारंभिक निवास स्थान को समझाइए, ऐसा पूछा जाए आपको एग्जाम में, तो बताना है कि आर्य जो हैं मध्य एशिया से आए थे और उनका जो प्रारंभिक निवास स्थान था उसको बोला गया है सप्त सैंधव प्रदेश। ठीक है, मतलब 7 नदियों की भूमि। और शुरुआत में आर्य जो है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पंजाब
और हरियाणा वाले क्षेत्रों में इनका निवास स्थान था। बाद में जब हम उत्तर वैदिक काल में जाएंगे तो इनका जो निवास स्थान है वो गंगा यमुना दोआब तक होगा। फिर हाल में इनका जो निवास स्थान होता है वो केवल अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पंजाब और हरियाणा तक ही क्या होता है, सीमित होता है। जैसे कि मैं यहाँ पर बताई हूँ आप लोगों को, ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र, ठीक है, पश्चिमोत्तर भारत वाला क्षेत्र। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं। अब मैं आप लोग को आगे के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ऋग्वैदिक काल के बारे में कि ऋग्वैदिक काल में आर्यों की जो जीवनचर्या थी वो कैसी थी। ये आर्य आए थे भाई, ठीक है, आपको आर्यों की तस्वीर दिखाई दे रही होगी। तो आर्य आए और सबसे पहले कहाँ पर बसे थे, हमारे पश्चिमोत्तर भारत वाले क्षेत्र में आर्य बसे हुए थे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता में आर्यों के जनजीवन के बारे में। आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन, श्रेष्ठ या कुलीन। यह भी पूछा जाता है कि आर्यों की भाषा क्या थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। और जिनको भी संस्कृत नहीं आती थी उनको क्या बोलते थे? ये जो आर्य थे उनको अनार्य बोला करते थे। अर्थात जिनको संस्कृत नहीं आती थी उनको अनार्य बोला जाता था। ये अपने आप को बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी, सर्वश्रेष्ठ और कुलीन समझते थे, ठीक है। अब हमको ये देखना है कि जो आर्य है उनके निवास स्थान के बारे में कौन कौन से इतिहासकारों ने क्या क्या बातें कही हुई है, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए हेडिंग डालिएगा, आर्यों के आने के संबंध में, ठीक है, या आर्यों के निवास स्थान के संबंध में कथन। आर्यों के मूल निवास स्थान, आर्यों का मूल निवास स्थान के बारे में कथन कि ये कहाँ कहाँ से आए हैं। तो सबसे पहले आप जानते हैं मैक्स मूलर महोदय, मैक्स मूलर, ठीक है, इन्होंने कहा है कि आर्य कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे, मध्य एशिया। ध्यान से लिखते हुए चलेंगे, आर्य कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। उसके बाद लिखना है आपको स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती। उसके बाद तीसरा मत था बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा है आर्यों के आगमन के संबंध में, क्योंकि आर्य कहाँ से आए थे, कहाँ से नहीं आए थे, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप सभी बच्चे ध्यान देंगे कि आर्य कहाँ से आए थे और इसके बारे में कौन कौन से इतिहासकारों ने क्या क्या बातें कही है आपको पता होना चाहिए। तो बाल गंगाधर तिलक ने उत्तरी ध्रुव कहा है और दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्य तिब्बत से आए थे, ठीक है, और बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्य उत्तरी ध्रुव या इसी को बोला जाता है आर्कटिक प्रदेश, या इसी को बोला गया है आर्कटिक प्रदेश से आए थे। तो इतनी बातों को आप लोग कम से कम याद करके रखेंगे, आर्कटिक प्रदेश, ठीक है। हालांकि और भी इतिहासकार हैं जिन्होंने अलग अलग क्षेत्र का नाम बताया हुआ है, लेकिन आप लोग को मेन यही याद रखना है। अगर हम सर्वमान्य मत की बात करें, ठीक है, या सबसे प्रचलित मत की बात करें तो मैक्स मूलर ने आर्यों का जो निवास स्थान बताया है मध्य एशिया, इसको सर्वमान्य माना गया है, ठीक है। तो मैक्स मूलर ने आर्यों का जो प्रारंभिक निवास स्थान बताया है या मूल निवास स्थान बताया है कि आर्य कहाँ से आए थे, इसको क्या माना गया है? सर्वमान्य माना गया है। अब हम ऋग्वैदिक कालीन जनजीवन के बारे में बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो मैं कैसे डिस्कस करने वाली हूँ उस चीज़ को मैं आप लोग को बता देती हूँ, ठीक। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालेंगे ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल में मैं क्या क्या पढ़ाने वाली हूँ आप लोग को, ठीक है। तो इसका मैं ओवरव्यू आपको एक बार दे देती हूँ। तो इसका जो टाइम पीरियड है 1500 से 1000 BC है, 1500 से 1000 BC।
तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे राजनीतिक जीवन, राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, आर्थिक जीवन, ठीक है, व्यापार, उसके बाद ऋग्वैदिक कालीन, कालीन नदियाँ, ऋग्वैदिक कालीन, कालीन देवता, ठीक है। उसके बाद मंडल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, दशराग्य युद्ध, दशराग्य युद्ध, उसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, क्योंकि यहाँ से हमें मेंस में अधिकतर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखने को मिलता है कि ऋग्वैदिक काल के राजनीतिक जीवन को समझाइए, ऋग्वैदिक काल के राजनीतिक जीवन को समझाइए, ऐसा क्वेश्चन भी दिया जा सकता है। ऋग्वैदिक काल के सामाजिक जीवन को समझाइए, ऐसा क्वेश्चन भी दिया जा सकता है। ऋग्वैदिक काल के आर्थिक जीवन को समझाइए, ऐसा क्वेश्चन भी दिया जा सकता है। व्यापार के बारे में बताइए, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है, दशराग्य युद्ध, मंडल, ऋग्वैदिक कालीन देवता, ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ, ठीक है। तो सभी के बारे में मैं बारी बारी से डिस्कस करते हुए चलूंगी। ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दोनों के जनजीवन में आपको काफ़ी डिफरेंस जो है वो देखने को मिलेगा। तो जैसे जैसे मैं समझाते जा रही हूँ वैसे ही आप लोग को समझते हुए चलना है, ठीक है जी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सप्त सैंधव प्रदेश की। सबसे पहले मैंने बताया कि आरंभिक आर्यों का जो निवास स्थान था वो था सप्त सैंधव प्रदेश, ठीक है। जब हम पढ़ते हैं ऋग्वैदिक काल के बारे में, ऋग्वैदिक काल में आरंभिक आर्यों के जीवन के बारे में पढ़ते हैं, बारे में पढ़ते हैं। तो इनका आरंभिक आर्यों या प्रारंभिक आर्यों का जो निवास स्थान था वो था सप्त सैंधव प्रदेश, सप्त सैंधव प्रदेश। और इसी सप्त सैंधव प्रदेश को बोला जाता है सात नदियों की भूमि, सात नदियों की भूमि, ठीक है जी। सप्त सैंधव प्रदेश का मतलब क्या होता है? सात नदियों की भूमि। अब आपको याद करना है इन सात नदियों को, ध्यान से सुनिएगा, आपको याद करना है इन सात नदियों को। और सात नदियों को याद करने के लिए स्पेशल ट्रिक मैंने लाया है S3V2PA, ठीक है। सप्त सैंधव प्रदेश के सात नदियों को आप कैसे याद करेंगे उसके लिए मेरे पास एक ट्रिक है, उस ट्रिक का नाम है S3V2PA, ठीक है। तो इस ट्रिक को आप लोग याद करेंगे क्योंकि उस दौरान ये सात नदियाँ, ठीक है, सप्त सैंधव प्रदेश में बहती थी। तो सबसे पहले आपको S से याद करना है, नेक्स्ट पेज में लिख देती हूँ, है ना, S3V2, उसके बाद है PA, इसका मैंने शॉर्ट्स भी बनाया हुआ है, ठीक है। तो याद करेंगे सिंधु, उसके बाद है सरस्वती और है शत्रुदी। बोला जाता है कि ये जो सरस्वती नदी है वर्तमान में लुप्त हो गई है। क्या हो गई है? वर्तमान में लुप्त हो गई है। उसके बाद V2 वितस्ता और है विपाशा, V2 से वितस्ता और विपाशा आपको नहीं भूलना है जी, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। उसके बाद है परुशनी, परुशनी, उसके बाद लिखेंगे आप लोग अस्किनी, अस्किनी।
तो इस ट्रिक के माध्यम से आप सप्त सैंधव प्रदेश जो कि 7 नदियों की भूमि थी, उस नदियों के नाम को बड़ी ही आसानी से याद कर सकते हैं। तो आपको कभी नहीं भूलना है S3, V2 और PA को। आपको मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देती हूँ। गंगा नदी का उल्लेख ऋग्वेद में गंगा नदी 1 बार आई है, यमुना नदी का 3 बार उल्लेख हुआ है और सिंधु नदी का बार बार, सिंधी लिखा गया था जी, सिंधु नदी है ये, ठीक है, सिंधु नदी का बार बार उल्लेख हुआ है, सिंधु नदी का बार बार उल्लेख हुआ है, ठीक है। कई चीज़ों को मैं लिख नहीं पाती तो सुन के भी आप लोग नोट कर लेंगे। सिंधु नदी का बार बार उल्लेख हुआ है, गंगा नदी का 1 बार उल्लेख हुआ है और यमुना नदी का 3 बार उल्लेख हुआ है। और कई बार से क्वेश्चन भी पूछा गया है कि सरस्वती नदी को क्या क्या कहकर पुकारा जाता था उस दौरान। सरस्वती नदी ऋग्वैदिक काल में सबसे पवित्र नदी थी। कहाँ पर लिखूँ इसको, यहाँ पर लिख देती हूँ। सरस्वती नदी सबसे पवित्र नदी थी ऋग्वैदिक काल में। सरस्वती नदी सबसे पवित्र नदी थी ऋग्वैदिक काल में, जिसको नदी तमा, माते तमा और देवी तमा कहा गया है। देवी तमा, ध्यान से लिखिएगा, मैंने क्या कहा यहाँ पे, नदी तमा, माते तमा और देवी तमा कहा गया है। ऋग्वैदिक काल में जो सरस्वती नदी थी सबसे ज़्यादा पवित्र नदी थी और यहाँ पर ऋग्वैदिक काल में इसके 3 नाम देखने को मिलते हैं। वो 3 नाम हैं, ठीक है, नदी तमा, माते तमा, देवी तमा। कभी नहीं भूलना है जी आपको, मैंने नाम बोला है नदी तमा, देवी तमा और माते तमा। ये 3 नाम आपको देखने को मिलते हैं किसके, सरस्वती नदी के। ये ऋग्वैदिक कालीन सबसे पवित्र नदी थी, ठीक है। और साथ ही साथ आपको ध्यान देना है, गंगा नदी का उल्लेख 1 बार किया गया है ऋग्वेद में, यमुना नदी का उल्लेख 3 बार किया गया है और सिंधु नदी का उल्लेख जो है वो बार बार किया गया है। तो इस ट्रिक को आपको याद रखना है कि सप्त सैंधव प्रदेश में 7 नदियां बहती थी। उन 7 नदियों को हम इस ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, S3, V2, PA। तो S से हो जाएगा आपका सिंधु, सरस्वती और शत्रुदी। सिंधु नदी को वर्तमान में हम सिंधु ही बोलते हैं। सरस्वती नदी विलुप्त हो गई है ऐसा मानते हैं, या कहीं कहीं पे घग्घर लिखा रहता है। शत्रुदी को बोलते हैं हम सतलज, ठीक है। वितस्ता, झेलम, विपासा, व्यास, परुष्णी, रावी और अस्किनी हम चिनाब नदी को बोलते हैं। अभी मैं आप लोग को डिटेल में और भी नदियों का नाम मैं लिखवा देती हूँ, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सभी बच्चों को। तो यहाँ पर एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ऋग्वैदिक कालीन नदियों के नाम लिखिए। ऋग्वैदिक, चलिए थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ऋग्वैदिक कालीन नदियों के नाम लिखिए। नदियों के नाम लिखिए, ठीक है जी। तो अभी मैंने जो नदी का नाम लिखवाया है उसको आप लोग लिख सकते हैं जी, ठीक है। ट्रिक मालूम है तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं। उसके अलावा मैं आप लोग को और नदियों का नाम मैं लिखवा देती हूँ। परुष्णी, रावी, है ना। परुष्णी जो है प्राचीन नाम है, साइड में दिखाई दे रहा है वो क्या है, आधुनिक नाम है। तो परुष्णी को क्या बोला गया है, रावी बोला गया है। वितस्ता, झेलम, ठीक है, वितस्ता, झेलम, अस्किनी, चिनाब, विपाशा, व्यास, गोमती, गोमल, कृभु, कुर्रम, ठीक है, कुभा, काबुल, सुवास्तु, स्वात, ध्रुसधती, घग्गर, शत्रुदी, सतलज, सदानीरा, हिरण्यनी, ये सारी नदियां थी वैदिक कालीन, जिसको आप लोग को आंसर में लिखना है, ठीक है। ये कुभु लिखा गया है, कृभु है, ठीक है, ये कृभु है इस तरह से, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपको पूछा गया है, यहाँ पर लिख देना है जी, सीधी सी बात। तो चलिए लिख देते हैं हम लोग, है ना। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सिंधु नदी, सिंधु नदी। दूसरा लिखते हैं शत्रुदी। तीसरा लिखते हैं विपाशा। चौथा लिखते हैं
अस्किनी। उसके बाद 5वां लिखेंगे क्रुभु, 6वां लिखेंगे कुभा, 7वां सरस्वती, सदानीरा। उसके बाद ध्रुसधति, ध्रुसधति, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे आप लोग अस्किनी, अस्किनी। फिर लिखेंगे परुसनी और उसके बाद लिखेंगे सुवास्तु। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं जी। या इसके अलावा अगर आपको वर्तमान नेम भी याद हैं तो आप उसको भी लिख सकते हैं। तो 30 शब्द में आप इसको लिख सकते हैं। तो 30 शब्द में आप रेडी कर लीजिएगा इस तरह से आंसर कि ऋग्वैदिक कालीन नदियों के नेम को लिखिए, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी आंसर राइटिंग को प्रिपेयर करेंगे। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। उसके अलावा आगे बढ़ते हैं हम। ऋग्वैदिक काल में प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऋग्वैदिक पीरियड, ठीक है। तो देखेंगे कि यहाँ का राजनीतिक जीवन कैसा था। तो अभी लिख लेंगे, नोट कर लेंगे, प्रशासनिक संगठन जो है ऋग्वैदिक काल के राजनीतिक जीवन के अंतर्गत आएगी। किसके अंतर्गत आएगी? राजनीतिक जीवन। और अभी जो मैं बताने वाली हूँ इसको आप लोग प्रिपेयर कर लेंगे। ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन के बारे में समझाइए, इस तरह से आप लोग को प्रिपेयर कर लेना है। ये राजनीतिक जीवन के बारे में बता रही हूँ, राजनीतिक जीवन। राजनीतिक जीवन करके हेडिंग डाल लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं प्रशासनिक संगठन के बारे में। साइड में समझने के लिए राजनीतिक जीवन, राजनीतिक जीवन में पहला पॉइंट है आपका प्रशासनिक संगठन। तो इस तरह से आप लोग पॉइंट बना के रखेंगे। तो कैसा प्रशासनिक संगठन था ऋग्वैदिक काल में, तो उसको मैं आप लोग को बताते हुए चल रही हूँ। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कुलप। कुलप कौन होता था? ठीक है, कुलप, कुलप जो होता था परिवार का मुखिया होता था। कुलप परिवार का मुखिया होता था। परिवार के मुखिया को हम बोलते थे कुलप। परिवार के मुखिया को हम क्या बोलते थे? कुलप बोलते थे। तो देखिए, कुल, कुल प्लस कुल मिलाकर क्या बनता था? परिवार बनता था। ठीक है, परिवार का मुखिया कौन होता था? कौन होता था जी? कुलप होता था। उसके बाद हम देखेंगे परिवार प्लस परिवार मिलाकर, परिवार प्लस परिवार मिलकर बनते थे हमारे ग्राम। ठीक, ग्राम प्लस ग्राम मिलकर बनते थे हमारे विश। विश प्लस विश मिलकर बनते थे जन। और जन प्लस जन मिलकर बनते थे राष्ट्र। तो इस तरह से आप लोग लिखते हुए चलेंगे। ठीक है, ग्राम, इसका प्रमुख कहलाता था ग्रामिणी। ग्राम का प्रमुख कहलाता था ग्रामणी। विश का प्रमुख कहलाता था विशपति। उसके अलावा ठीक है, जन का प्रमुख कहलाता था जनपति। उसके बाद राष्ट्र का प्रमुख कहलाता था सम्राट। तो ये आर्यों की क्या थी? प्रशासनिक संगठन थी या प्रशासनिक इकाई थी। इसको आप लोग को ध्यान देना है। और आर्य जो समाज था वो कैसा समाज था? पितृसत्तात्मक समाज था। हालांकि इसको मैं सामाजिक जीवन में और बताऊंगी, लेकिन ध्यान दो कि आर्यों का जो समाज था वो कैसा समाज था? पितृसत्तात्मक समाज था। तो इस तरह से आप लोग को ध्यान देना है कि कुल का, ठीक है, कुल प्लस कुल मिलकर क्या बनाते थे? परिवार बनाते थे। अनेक सारे परिवार, ठीक है, अनेक सारे परिवार। आप जानते हैं कि एक गांव में कई सारे परिवार रहते हैं। तो अनेक सारे जब परिवार मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? ग्राम बनाते हैं, गांव बनाते हैं। और अनेक सारे गांव मिलते हैं तो किसका निर्माण करते हैं? विश का निर्माण करते हैं। और विश का प्रमुख क्या कहलाता है? विशपति कहलाता है। उसी तरह अनेक सारे विश मिलकर
ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे। अनेक सारे विष मिलकर किसका निर्माण करते हैं? जन का निर्माण करते हैं, और जन का प्रमुख कहलाता है जनपति। इसी तरह अनेक जन मिलकर राष्ट्र का निर्माण करते हैं, और राष्ट्र का प्रमुख कहलाता है सम्राट। तो इस तरह से आप लोग को लिखते हुए चलना है। और इसी प्रशासनिक संगठन में मैं अभी एक टॉपिक और पढ़ाने वाली हूँ, इसी के अंतर्गत ही रहेगा, वो है ऋग्वैदिक कालीन जनतांत्रिक संगठन, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो सभी बच्चे लिखेंगे ऋग्वैदिक कालीन जनतांत्रिक संगठन। तो हेडिंग डालेंगे सबसे पहले जनतांत्रिक संगठन। जनतांत्रिक संगठन। जनतांत्रिक संगठन में आपको लिखना है सभा, समिति और विदत। इस तरह से जैसे मैं बना रही हूं उस तरह से आप लोग थोड़ा समझेंगे। यह है जनतांत्रिक संगठन। एक को लिखेंगे आप सभा, दूसरा को लिखेंगे आप समिति, और तीसरे को लिखेंगे आप विदत। तो ये क्या क्या चीज़ें थी इनके बारे में बता देती हूँ। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सभा के बारे में। सभा, ये श्रेष्ठ एवं सम्भ्रात लोगों की संस्था थी। सम्भ्रात लोगों की संस्था थी। एक बार लिख लो फिर समझा रही हूं, ठीक है जी। उसके अलावा मैंने यहां पर लिखा हुआ है समिति। समिति जो होती थी आम लोगों का प्रतिनिधित्व करती थी। आम लोग मतलब सामान्य लोग, जनता, आम लोगों का प्रतिनिधित्व करती थी। उसके अलावा हम देखेंगे विदत। विदत में होता था, ये धा नहीं है जी, था है ना, विदत। विदत युद्ध में लूटे गए माल का बंटवारा एवं उपज के बंटवारे पर चर्चा होती थी। चर्चा होती थी। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे और नोट करेंगे। मैं इसको समझा रही हूँ, उसके बाद आप लोग लिखते हुए चलेंगे, ठीक है। तो ऋग्वैदिक काल में आप जनतांत्रिक संगठन के बारे में अगर बात करें तो सभा क्या होती थी? ये श्रेष्ठ एवं सम्भ्रात लोगों की संस्था थी। श्रेष्ठ एवं सम्भ्रात, यहीं पर छोटा सा लिख लेंगे, श्रेष्ठ एवं सम्भ्रात। जो सभा होती थी श्रेष्ठ एवं सम्भ्रात लोगों की संस्था थी, मतलब जो विद्वान हैं, बुजुर्ग लोग हैं, जो कि बहुत ही ज्ञानी प्रकांड लोग हैं, वो बैठते थे सभा में, ठीक है। और इम्पोर्टेंट मामलों पर, महत्वपूर्ण निर्णयों पर डिस्कशन किया जाता था। उसके अलावा अगर हम समिति की बात करें तो समिति जो होती थी आम लोगों की, जनता जी, सामान्य लोगों का प्रतिनिधित्व करती थी। और ये समिति जो है राजा का चुनाव करती थी, है ना। समिति को पूरी तरीके से इनको छूट मिलती थी, चाहे वो राजा को पद पर रख सकती थी या उसको पदच्युत भी कर सकती थी। पूरा जो कंट्रोल होता था समिति का होता था। समिति जो है राजा पर नियंत्रण करके रखती थी, है ना। यहाँ पर राजा को विशेष अधिकार नहीं दिए थे। समिति चाहे तो राजा को हटाएगी, चाहे तो उसके पद पर बरकरार रखेगी। ये सारा जो निर्णय होता था आम लोगों का होता था, और आम लोग ही समिति का क्या करते थे? प्रतिनिधित्व करते थे। और साथ ही साथ आप लोग को याद रखना है विदत। विदत भी एक क्या थी? प्राचीन संस्था थी। ऋग्वैदिक काल में विदत भी क्या होता था? प्राचीन संस्था होता था। विदत में युद्ध में लूटे गए और उपज, कितना उपज हुआ है उसका बंटवारा, उस पर डिस्कशंस होते थे, उस पर चर्चाएं होती थी। अब आप लोग को समिति के बारे में समझना है कि समिति राजा का चुनाव कैसे करेगी और यहाँ पर राजा के पास कितना अधिकार होता था, उसको थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। और यही सब बातों को आप लोग को ऋग्वैदिक काल के राजनीतिक जीवन में लिखना है, ठीक है। आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि घर में जाइएगा और अभी जो मैं ऋग्वैदिक काल के राजनीतिक जीवन के बारे में चर्चा कर रही हूँ उस पर जरूर कुछ न कुछ क्वेश्चन बनाइएगा। इसको आप लोग 125 शब्द में बनाकर जरूर देखिएगा। तो चलिए मैं समिति के बारे में बताती हूँ कि समिति किस हद तक राजा को कंट्रोल करती थी।
ठीक है, तो सबसे पहले इस तरह से लिखेंगे समिति। समिति, राजा का चुनाव, राजा का चुनाव समिति करती थी, समिति करती थी। राजा का चुनाव कौन करती थी? समिति करती थी। राजा के पास विशेष अधिकार नहीं थे, अधिकार नहीं थे। समिति चाहे तो राजा को हटा सकती थी, ठीक है। समिति चाहे तो राजा को हटा सकती थी या उसके पद पर बरकरार रख सकती थी। राजा की सहायता के लिए कुछ अधिकारी होते थे। यहाँ पर राजा की सहायता के लिए कुछ अधिकारी होते थे, अधिकारी होते थे जिसे रत्नीन कहा गया है, रत्नीन कहा गया है। और इन रत्नीन में कौन कौन लोग होंगे? ठीक है, सैनिक, पुरोहित, स्पर्श, ठीक है, लिखते हुए चलेंगे। सैनिक, पुरोहित, स्पर्श, पूरब इत्यादि लोग शामिल होते थे। यहाँ पर राजा के अधिकार सीमित होने की वजह से जनता स्वेच्छा से कर देती थी, जिसे बलि कहा गया है। यहाँ पर जगह नहीं है तो मैं आप लोग को समझा के बता रही हूँ। समिति के बारे में आप लोग को लिखना है। यहाँ पर राजा का जो अधिकार होता था सीमित था, राजा के पास असीमित अधिकार नहीं थे, जिसकी वजह से वो प्रजा से कर भी नहीं ले पाता था, क्योंकि यहाँ पर राजा को तो अधिकार ही नहीं दिया गया है। समिति ही राजा का चुनाव कर रही है। समिति चाहे तो राजा को हटा सकती है या तो बरकरार रख सकती है। पूरा जो नियंत्रण होता था राजा के ऊपर वो समिति का होता था। यहाँ पर राजा की सहायता के लिए कुछ अधिकारी होते थे, ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर राजा की सहायता के लिए कुछ अधिकारी होते थे, जिसे क्या बोला गया है? रत्नीन बोला गया है, जिसमें सैनिक, पुरोहित, स्पर्श, पूरब, घुड़ दौड़ या घुड़ सैनिक आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, क्योंकि अधिकतर जो लड़ाइयाँ होती थी घोड़े पर बैठकर ही होती थी। ठीक है, यहाँ पर जो आर्यों का जो प्रिय पशु था वो था गाय। अभी बताऊंगी धीरे धीरे सामाजिक जीवन में, लेकिन राजनीतिक जीवन के लिए घोड़ा भी बहुत महत्वपूर्ण होता था ऋग्वैदिक काल के जीवन में। ठीक, तो राजा के पास अधिकार नहीं होने की वजह से राजा जो है जनता से कर भी नहीं ले पाता था। तो यहाँ पर प्रजा हित के कल्याण के लिए या समाज के कल्याण के लिए जनता है वो राजा को स्वेच्छा से कर देती थी, जिसे बलि कहा गया है ना। क्वेश्चन कई बार से पूछा गया है। ऋग्वैदिक काल में जनता जो है अपने राजा को स्वेच्छा से कर देती थी, उस कर को बोला गया है बलि। ठीक है, ताकि राजा जो है समाज कल्याण कर सके। अगर हम बात करें तो यहाँ पर राजा का चुनाव कैसे हो रहा है? गणतंत्र है कि लोकतंत्रात्मक है? जी लोकतंत्रात्मक है। यहाँ पर राजा का चुनाव क्या है? लोकतंत्रात्मक तरीके से हो रहा है, वंशानुगत नहीं हो रहा है ना। यहाँ पर ध्यान देंगे कि राजा का जो चुनाव है लोकतंत्र के माध्यम से हो रहा है, वंशानुगत है क्या? नहीं है। आगे चल के उत्तर वैदिक काल में अगर हम जाएंगे तो उत्तर वैदिक काल में जो राजा का पद होता है वंशानुगत होता है। राजा का जो पुत्र है वही क्या बनेगा?
राजा बनेगा। लेकिन यहाँ पर ऋग्वैदिक काल में ऐसी व्यवस्था नहीं है। मतलब ऋग्वैदिक कालीन जो जनजीवन है बहुत ही सुखमय और बहुत ही अच्छा है। धीरे धीरे मैं बताते जाऊंगी तो आपको लगेगा कि अरे वाह, सबसे बेस्ट जो जनजीवन था वो तो ऋग्वैदिक काल का ही है। तो यहाँ पर राजा को अधिकार नहीं दिया गया है। राजा जो है जनता की सेवा के लिए ही बनी है, तो आपको सेवा करना है, हम पर कंट्रोल नहीं करना है। तो इस तरह से समिति जो होती थी राजा को पूरी तरह से नियंत्रित करके रखी हुई थी। साथ ही साथ आपको ये पूरा ध्यान देना है, यहाँ पर राजा के अधिकार एकदम सीमित थे। जैसे जैसे हम उत्तर वैदिक काल की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे राजा के अधिकार में असीमित वृद्धि होते जाएगी। ठीक है, वहां पर राजा खुद टैक्स वसूलेगा। ठीक है, और वहां पे राजा की आज्ञा मानना सर्वोपरि हो जाएगा। लेकिन ऋग्वैदिक काल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक एक पॉइंट को धीरे धीरे मैं समझाते हुए चलूंगी। तो ये सारी बातें जो मैंने राजनीतिक जीवन के बारे में बताया हुआ है, तो इसको आप लोग बिल्कुल राजनीतिक जीवन के अंतर्गत लिख सकते हैं मेंस में। ठीक है, तो ये जनतांत्रिक संगठनों को उसके अंतर्गत लिख लेंगे। यहाँ पे अब हम सामाजिक जीवन के बारे में देखते हैं। आर्यों का सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन तो आर्य कैसे थे जी? पशुपालक थे। आर्य कैसे थे? पशुपालक। मतलब प्रथम पेशा इनकी क्या थी? पशुपालन। और द्वितीय पेशा क्या था? कृषि। कभी भी पूछा जाए कि ऋग्वैदिक काल में इनकी जो प्रारंभिक पेशा थी वो है पशुपालन। पशुपालन। ऋग्वैदिक काल में आर्यों का प्राथमिक पेशा या प्रारंभिक पेशा था पशुपालन, और द्वितीयक पेशा था, द्वितीयक पेशा क्या था? कृषि था। ध्यान से सुनेंगे, द्वितीयक पेशा क्या था? कृषि था। अब हम देखते हैं इनके रहन सहन के बारे में। अगर हम आर्यों के रहन सहन के बारे में बात करें तो आर्य जो थे कबीलाई जीवन जीते थे। पशुओं को चराने के लिए, पशुओं के चारागाह की तलाश में आर्य जो थे यहाँ से वहाँ भटकते रहते थे। मतलब स्थायी निवास स्थान था क्या? नहीं था। पशुओं को चराने के लिए, चूंकि इनका जो प्राथमिक पेशा था वो था पशुपालन, इसलिए आर्य जो है यहाँ से वहाँ भटकते रहते थे। और जहाँ भटकते थे वहीं पर थोड़ी बहुत मात्रा में कृषि कर लिया करते थे। अर्थात इनका द्वितीयक पेशा था कृषि। ध्यान से समझेंगे। और आर्य का सबसे प्रिय पशु था वो था गाय। ठीक है, गायों के लिए युद्ध भी होते थे उस दौरान। और पुत्री को क्या कहा गया है ऋग्वेद में? दुहिता कहा गया है। अर्थात गाय के दूध को दुहने वाली पुत्री को क्या बोला गया है? दुहिता। पुत्री के लिए यूज किया गया है दुहिता शब्द। यहाँ पे छोटा छोटा लिख देती हूँ। पुत्री के लिए ऋग्वेद में दुहिता शब्द यूज किया गया है। दुहिता मतलब गाय को दुहने वाली। और यहाँ पे गाय के लिए शब्द यूज किया गया है अघन्या। ऋग्वेद में गाय के लिए एक शब्द यूज किया गया है जिसको हम लोग बोलते हैं अघन्या। मतलब ना मारे जाने योग्य पशु। ठीक है, ना मारे जाने योग्य पशु के श्रेणी में रखा गया था गाय को। ठीक है, गाय को अपना प्रमुख मानते थे इन लोग, बहुत ही प्रिय मानते थे। और साथ ही साथ गायों के लिए युद्ध भी लड़े जाते थे। और विनिमय का माध्यम भी था क्या? गाय। अगर इनके पास रुपये पैसे नहीं होते थे उस दौरान तो लोग सामान को एक्सचेंज करके वस्तु विनिमय प्रणाली के माध्यम से क्या करते थे? व्यापार किया करते थे। उस दौरान अगर इनके पास नहीं है कुछ भी अगर आदान प्रदान करने के लिए, तो गायों को भी विनिमय का माध्यम बनाए हुए थे। और एक कबीलों का दूसरे कबीलों के साथ हमेशा लड़ाई झगड़े जो है वो चलते ही रहते थे। तो ये आपके सामाजिक जीवन का हिस्सा हो गया। और भी मैं इंपॉर्टेंट बातें जो हैं सामाजिक जीवन से रिलेटेड उसको लिखवा देती हूँ, है ना। तो इस तरह से आपको सामाजिक जीवन को लिखते हुए चलना है। तो चलिए हेडिंग डालते हैं सामाजिक जीवन। और सामाजिक जीवन के बारे में आपको मेंस में लिखने के लिए दिया जाए तो आपको ये सारे पॉइंट्स को मेंशन करते हुए लिखना है जी। ठीक है, तो आर्यों का सामाजिक जीवन। तो मैंने कहा कि आर्य क्या थे? पशुपालक थे। इनका जो प्राथमिक पेशा था पशुपालन था। द्वितीयक पेशा क्या था? कृषि था। आर्यों का जो समाज था वो पितृसत्तात्मक था। आर्यों का समाज पितृ सत्तात्मक था। ठीक है, यहाँ पे अगर हम स्त्री शिक्षा की बात करें, स्त्री शिक्षा, तो स्त्रियां शिक्षा ग्रहण कर सकती थी। शिक्षा ग्रहण कर सकती थी। इसका उदाहरण है
ऋग्वैदिक काल में स्त्रियां शिक्षा ग्रहण कर सकती है और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है विदुषी महिलाएं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है विदुषी महिलाएं। विदुषी मतलब ये विष पीती थी ऐसा नहीं है जी, ठीक है। विदुषी महिलाएं मतलब विद्वान महिलाएं, जैसे कि आप जानते हैं लोपामुद्रा, लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला, विश्ववारा। लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला, विश्ववारा जैसे कई सारे विदुषी महिलाओं का वर्णन हमें ऋग्वेद में मिलता है। ये ऐसी विद्वान महिलाएं थी जिन्हें शास्त्र का बहुत ज़्यादा ज्ञान था, ठीक है। ऋग्वैदिक काल में जो महिलाएं हैं यज्ञ में बैठती थी, यज्ञ में अपने पति के साथ भाग लेती थी महिलाएं, पति के साथ भाग लेती थी महिलाएं। यहां पर बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, ये सारे जो हमारे सामाजिक बुराइयां हैं, ठीक है। बाल विवाह, पर्दा प्रथा, ठीक है, सती प्रथा जैसी सामाजिक बुराइयां ऋग्वैदिक काल में प्रचलित नहीं थी। मतलब आप सोच सकते हो कि कितना सभ्य और अनोखा समाज था हमारा ऋग्वैदिक कालीन समाज। और यहाँ पर आप लोग एक चीज और देख सकते हो, यहाँ पर विधवा विवाह कर सकती थी, विधवा विवाह का प्रचलन था, विधवा विवाह का प्रचलन था, ठीक है जी। मतलब आप यहाँ के सामाजिक जीवन के बारे में देख सकते हो। और यहाँ पर लोग अनेक सारे वैदिक देवताओं की पूजा करते थे, वैदिक देवताओं की पूजा करते थे। हालांकि मैं इसको धार्मिक जीवन में और बता दूंगी, है ना, लेकिन सामाजिक जीवन का है तो इन लोग किसकी पूजा पाठ करते थे तो थोड़ा बहुत बस बता दी हूँ। तो ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा ऋग्वैदिक कालीन समाज है, मेंस में पूछा जाता है ना कि ऋग्वैदिक कालीन समाज के बारे में लिखिए, तो आपको ये सारे पॉइंट्स को ऐड ऑन करते हुए लिखना है। तो समझते हुए चलिएगा कि ऋग्वैदिक कालीन समाज जो था क्या था, पितृसत्तात्मक समाज था। और पितृसत्तात्मक समाज तो था, लेकिन यहाँ पे पुरुषों का वर्चस्व था, ऐसी कोई भी बात नहीं है। यहाँ पे महिलाओं को आदर, सत्कार, सम्मान पूरी दिया जाता था, फुल्ली छूट थी। यहाँ पर स्त्रियां जो है शिक्षा ग्रहण कर सकती थी। स्त्रियां जो होती थी यज्ञ कार्य में अपने पति के साथ बैठती थी, चाहे जो भी धार्मिक कार्य हो। स्त्रियां यहाँ पर पढ़ लिख सकती थी और कई सारे विदुषी महिलाएं, विद्वान महिलाएं हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, जैसे कि मैंने यहाँ पर नाम लिखा है, लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला, विश्ववारा जैसी कई सारी विदुषी महिलाओं का वर्णन हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है, ठीक है। उसी प्रकार बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा जैसे कोई भी असामाजिक बुराई हमें ऋग्वैदिक काल में, यह सामाजिक बुराई जी, सामाजिक बुराई हमें ऋग्वैदिक काल में देखने को नहीं मिलती है। यहाँ पर जो विधवा महिलाएं होती थी वो पुनर्विवाह कर सकती थी। साथ ही साथ आप देखेंगे कि पशुपालक थे आर्य, है ना, प्रारंभिक इनका पेशा था पशुपालन, द्वितीयक पेशा था कृषि, ठीक। उसके अलावा एक चीज और बता देती हूं कि जीवन भर अविवाहित, विवाहित रहने वाली कन्या को अमाजु कहा जाता था, अमाजु। ऋग्वैदिक काल में जो महिला जीवन भर अविवाहित रहती थी उसको बोला गया है अमाजु। लेकिन ऋग्वैदिक काल में आपको जो समाज है बहुत ही ज्यादा सभ्य, अनोखा और सुव्यवस्थित देखने को मिलता है। उसी तरह अगर हम धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल की तरफ बढ़ते हैं तो यह जो व्यवस्था है पूरी छिन्न भिन्न हो जाएगी। महिलाओं की स्थिति है भारी गिर जाएगी, महिलाओं की स्थिति में गिरावट आ जाएगी और महिलाओं की गिरी हुई स्थिति का वर्णन हमें मैत्रेयनी संहिता में देखने को मिलती है, ठीक है। तो यह भी तो सभ्य समाज है, लेकिन धीरे धीरे हम उत्तर वैदिक काल में जाएंगे, महिलाओं की स्थिति में गिरावट आएंगी। तो आपको ध्यान रखना है लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला, विश्ववारा इत्यादि सारी विदुषी महिलाओं का वर्णन हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है। अगर हम इसके खाने पीने की बात करें तो शाकाहारी और मांसाहारी, शाकाहारी प्लस मांसाहारी,
शाकाहारी प्लस मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन किया करते थे आर्य। और मनोरंजन की बात करें, थोड़ा सा छोटा लिख देती हूँ जी, मनोरंजन की बात करें, ठीक है, तो पाशा, घुड़दौड़, रथ दौड़, नृत्य इत्यादि इनके मनोरंजन के साधन थे। पाशा, घुड़दौड़, रथ दौड़, नृत्य इत्यादि मनोरंजन के साधन थे। तो आप लोग को सभी पॉइंट्स को लिखना है कि इनका जो पितृसत्तात्मक समाज था, ठीक है, और परिवार का मुखिया था जिसे हम लोग कुलप बोलते हैं, इनका खान पान क्या था, ठीक है, इनका दिनचर्या क्या था, ये किसको पालते थे, सामाजिक जीवन कैसा था, ठीक है, ये किसकी पूजा करते थे। तो ऋग्वैदिक कालीन आर्य क्या थे, प्रकृति पूजक थे, प्रकृति को भगवान के रूप में अलग अलग देवताओं का नाम लेकर क्या करते थे, पूजा करते थे। जैसे कि तूफान के देवता है मारुत, ठीक है, जल के देवता, वर्षा के देवता, आकाश के देवता, ठीक है, तो सबको अलग अलग देवता के रूप में क्या करते हैं, पूजते हैं। अभी हालांकि मैंने वेद के बारे में नहीं बताया है क्योंकि वेद को मेरे को सबसे पहले बताना था, लेकिन कोई बात नहीं, वेद को आप लोग हमेशा से पढ़ते आ रहे हो तो धीरे धीरे मैं उसको भी बता दूंगी कि ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल की जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है, ठीक है। और ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, 10 मंडल हैं, ठीक है। तीसरे मंडल में सावित्री को समर्पित क्या है, गायत्री मंत्र है, जिसकी रचना किसने की है, विश्वामित्र ने की है जी। तो सभी बातों को मैं आप लोग को बारी बारी से बताते हुए चल रही हूँ, तो ध्यान दीजिएगा। ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक जीवन को समझाइए, इसको आप लोग 30 शब्द में भी समझा सकते हैं, 60 में भी समझा सकते हैं, 100 में भी समझा सकते हैं। तो मैंने सारी बातों को समझाया हुआ है, और जब मैं शुरू से क्लास स्टार्ट करूँगी तो आप लोग को 60 शब्दों में, 100 में, 175 में और 125 में फ्रेमिंग करना भी सिखा दूंगी, तो आप लोग को समझना है, ठीक है। चलिए आगे ये देख सकते हैं, बाल विवाह, दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या, पर्दा प्रथा, ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं था ऋग्वैदिक काल में। ये भी नहीं था, ये भी नहीं था, ये भी नहीं था, ये भी नहीं था। तो कितना सभ्य समाज था, ठीक है। ये देख सकते हैं, बाल विवाह ये भी नहीं था, सती प्रथा भी नहीं थी। तो ऋग्वैदिक कालीन जनजीवन कितना सभ्य और सुंदर था, सुव्यवस्थित था, आप देख ही सकते हैं। उसके अलावा मैंने कहा कि ऋग्वैदिक काल की जो महिलाएं हैं, है ना, ऋग्वैदिक काल की जो महिलाएं हैं यज्ञ कार्य में अपने पति के साथ बैठती थी, और कई सारे विदुषी महिलाओं का नाम भी मैंने अभी लिखा हुआ है। ऋग्वैदिक काल की विदुषी महिलाएं, विदुषी मतलब वो जहर नहीं पीती थी जी, ठीक है, वो क्या थी, महिला विद्वान थी, विदुषी महिलाएं। एक बार मैं फिर से नाम को लिख के बता देती हूँ आप लोग को, लोपामुद्रा, लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला, विश्ववारा जैसी विदुषी महिलाओं का वर्णन हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है, ठीक है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पति पत्नी है साथ में यज्ञ कार्य में बैठे हुए हैं। तो यज्ञ कार्य में स्त्रियां अपने पति के साथ बैठ सकती है, स्त्रियां शिक्षा ग्रहण कर सकती है, ठीक है। और बाल विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा का कोई भी प्रचलन ऋग्वैदिक काल में नहीं था। विधवा जो है अपने पति के छोटे भाई के साथ विवाह भी कर सकती थी। तो इस तरह की पूरी प्रथाएं आपको ऋग्वैदिक काल के जनजीवन में देखने को मिलती हैं। उसके अलावा हम लोग देखेंगे यहाँ पर वर्ण व्यवस्था के बारे में, और वर्ण व्यवस्था के बारे में समझेंगे तो सबसे पहले हमें ऋग्वेद में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पठन पाठन या अध्यापन का कार्य करने वाले को बोला गया है ब्राह्मण ऋग्वैदिक काल में। यहाँ पर आप देख सकते हैं युद्ध लड़ने वाले, शौर्य का, वीरता का प्रदर्शन करने वाले, उनको बोला गया है क्षत्रिय। उसी तरह वैश्य, व्यापार करने वाले, कृषि करने वाले को बोला गया है, नहीं, व्यापार करने वाले को बोला गया है वैश्य। वैश्य मतलब होता है व्यापारी। उसके अलावा किसान, मजदूर, ठीक है, और सेवक को बोला गया है शूद्र। ये शूद्र जो होता था तीनों वर्णों की सेवा करता था, लेकिन तीनों वर्णों की सेवा ये उत्तर वैदिक काल में करेगा। अभी ऋग्वैदिक काल में ऐसा कुछ भी प्रचलन नहीं था, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोग को ऋग्वेद के बारे में बता देती हूँ, उसके बाद हम लोग देवताओं के बारे में पढ़ेंगे। तो ऋग्वेद ये वेद है, ठीक है। ऋग्वेद क्या है, वेद है। जानते हो हमारे 4 वेद होते हैं। 4 वेदों में अगर हम बात करें तो पहला होता है ऋग्वेद,
यजुर्वेद, सामवेद और एक होता है अथर्ववेद। अथर्ववेद। लेकिन मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ किसकी? ऋग्वेद की। ठीक है, ऋग्वेद काल के बारे में नहीं बोल रही हूँ, ये ऋग्वेद ग्रंथ के बारे में बोल रही हूँ। तो इसी ऋग्वेद में, ठीक है, ऋग्वेदिक काल की जानकारी जो है हमें ऋग्वेद से मिलती है। ठीक है, ऋग्वेदिक काल को आप पूर्व वैदिक काल भी बोल सकते हो। तो ऋग्वेद में क्या लिखा गया है उसके बारे में मैं डिस्कस कर रही हूँ। तो ऋग्वेद में टोटल मंडल की संख्या है 10 मंडल। टोटल जो हमारे मंडल होते हैं वे होते हैं 10। और यहाँ पे आपको मेन मंडलों को याद करना पड़ेगा। तीसरा मंडल सविता को समर्पित, इसी में आपको गायत्री मंत्र देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको याद रखना है चौथा मंडल। चौथा मंडल में कृषि के बारे में बताया गया है। सातवां मंडल दशराग युद्ध, उसके बाद नौवां मंडल सोमदेव, उसके बाद 10वां मंडल पुरुष सूक्त मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं, कल मैंने वर्ण व्यवस्था भी पढ़ाया है, तो इसी में आपको 4 वर्णों के बारे में जानकारी मिलती है। 4 वर्णों की जानकारी। ठीक है, तो इसको मैं नेक्स्ट पेज में लिख देती हूँ। तो हम लोग इसको इमेज के फॉर्मेट में पढ़ेंगे। हंसेंगे नहीं कोई, आपके समझने के लिए ऐसा बनाया जा रहा है। ये हो गया हाथ, ये हो गया ये। तो कहा गया है ऋग्वेद के 10वें मंडल में, ठीक है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में कहा गया है कि जो परम पुरुष है, ये परम पुरुष मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति, यहाँ से, ठीक है, भुजा से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई है। जंघा है, यहाँ पर मान लो जंघा है, जंघा से उत्पत्ति हुई है वैश्य की, और पैरों से उत्पत्ति हुई है शूद्र की। ठीक है, तो इसको बोला गया है वर्ण व्यवस्था। तो चारों वर्णों का जो उल्लेख है हमें कौन से मंडल में मिलता है? तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा 4 वर्ण। ये चारों वर्णों का उल्लेख हमें ऋग्वेद के 10वें मंडल में देखने को मिलती है। तो चारों वर्णों का उल्लेख हमें कहाँ पर देखने को मिलती है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में देखने को मिलती है, जिसको आप लोग पुरुष सूक्त भी बोल सकते हो। तो ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं? ऋग्वेद में हमारे कितने मंडल होते हैं? 10 मंडल होते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है पुरुष सूक्त में कि परम पुरुष के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, परम पुरुष के भुजा से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई है, जंघा से वैश्य की उत्पत्ति हुई है, और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि वर्ण व्यवस्था जो थी, यहाँ पर मैंने बोला वर्ण व्यवस्था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये बढ़िया से स्वतंत्र रूप से कार्य करते थे। ऋग्वैदिक काल में ये क्या करते थे? स्वतंत्र रूप से कार्य करते थे, स्वतंत्र रूप से कार्य ऋग्वैदिक काल में।
ऋग वैदिक काल में। लेकिन अगर हम उत्तर वैदिक काल की बात करें, उत्तर वैदिक, तो यहाँ पे जन्म मूलक बनेगा, ये जन्म मूलक, ठीक है। यहाँ पर ये क्या था, कर्म मूलक था, यहाँ पर ये कर्म मूलक था। तो ध्यान दीजिएगा कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त के बारे में बताया गया है, जिसमें 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यहाँ पर जो व्यक्ति होता था, जैसे कि मेरे को ब्राह्मण का कार्य करना है तो मैं ब्राह्मण कहलाऊंगी, अगर मैं किसान हूँ, मुझे किसान का कार्य करना है तो मैं किसान कहलाऊंगी। मतलब यहाँ पर व्यक्ति जो है चूज कर सकता था, अपने अकॉर्डिंग अपने कार्यों को चुन सकता था, और जैसा व्यक्ति का कार्य होगा उसको वही नाम दिया जाता था। लेकिन जैसे जैसे हम उत्तर वैदिक काल की तरफ जाते हैं, हमारा जो कार्य होता है वो जन्म मूलक बन जाता है। जैसे कि मैं साहू हूँ तो मेरा जो बेटा होगा क्या होगा, साहू होगा। तो इस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी ये जो है प्रथा वो चेंज होती गई, और ये जो सारी प्रथाएं हैं उत्तर वैदिक काल से स्टार्टिंग होगी, और गोत्र व्यवस्था का प्रचलन भी आपको उत्तर वैदिक काल में दिखाई देगा। तो इस तरह से मैं आप लोग को भेद करते हुए पढ़ाऊंगी कि ऋग वैदिक काल का जनजीवन कैसे था, उत्तर वैदिक काल का जनजीवन कैसे था। तो दोनों में हम डिफरेंस करते हुए समझते हुए चलेंगे। सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र क्या थी, वर्ण व्यवस्थाएं थी। तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए मैं आगे बताती हूँ इसके बारे में। वैदिक काल के देवता, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट में पढ़ेंगे वैदिक काल के देवता, मतलब ये क्या हो गया, वैदिक कालीन धार्मिक जीवन। तो आपसे पूछा जा सकता है कि वैदिक कालीन धार्मिक जीवन को समझाइए, तो आपको इन देवताओं के बारे में समझाना पड़ेगा। जैसे कि इंद्र, यह आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता थे। इन्हें युद्ध का देवता तथा वर्षा का देवता माना गया है, और इन्हें पुरंदर भी कहा गया है। तो इंद्र को किसका देवता माना जाता था, युद्ध का देवता, और वर्षा का देवता किसे माना जाता था, इंद्र को माना जाता था। ये इनके प्रिय देवता थे भाई। ऋग्वैदिक कालीन आर्यों का जो प्रिय देवता थे वो थे इंद्र। उसी तरह अगर हम बात करें अग्नि, ये आग के देवता थे। वरुण वायु देवता थे, ऋग्वैदिक कालीन देवताओं के बारे में बता रही हूँ। सोम जंगल के देवता थे, ठीक है। मारुत तूफान के देवता थे, और रुद्र ये सबसे क्रोध वाले देवता थे, ठीक है। पूषण की बात करें, पूषण पशुओं के देवता थे। पशुओं के देवता कौन थे, पूषण थे। पशुओं का देवता है भाई पूषण, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर सोमरस के बारे में भी उल्लेख किया गया है। सोमरस का उल्लेख भी हमें 9वें मंडल में देखने को मिलता है ना। तो सोमरस जो था आर्यों का पेय पदार्थ था। ये कोई नशीला पदार्थ नहीं था, जैसे सोमरस बोलने से कई बच्चे हंस देते हैं। ये नशीला पदार्थ नहीं था। सोमरस ऐसा रस होता था जो हमें वनस्पतियों के माध्यम से मिलता था। तो वनस्पतियों के माध्यम से जो हमें रस मिलता था उसको बोलते हैं हम लोग सोमरस, ठीक है। तो आप लोग ऋग्वैदिक कालीन देवताओं का नाम जो है याद करके रखिएगा। इसके आगे का मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, ठीक है। इसके आगे का मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। और भी सारी बातें हैं, धार्मिक जीवन क्या था, ठीक है, और अन्य प्रमुख तथ्य आएंगे ऋग्वैदिक काल से रिलेटेड, तो उसको भी मैं बताते हुए चलूंगी। तो आज की क्लास आप सभी बच्चों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। सभी बच्चों को बहुत बहुत थैंक यू। और एक बार फिर से आप लोग को बताती हूँ कि मेंस की जो फीस है बहुत ही कम रखी गई है, तो आप लोग हमसे जुड़कर मेंस की तैयारी जरूर करेंगे। सभी बच्चों को थैंक यू।